निवेश की तरफ पहला कदम रखने से पहले रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखें। मसलन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि नहीं और कितना लिया, इमरजेंसी की जरूरत के लिए फंड बनाया कि नहीं। वेल्थ मैनेजमेंट से पहले रिस्क मैनेजमेंट के तरीकों पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना और जानना कि जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब हम अपने निवेश से वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं, उससे पहले भी एक स्टेप होता है। उस पहले कदम का भी एक पहला कदम है कि आप अपने आप को रिस्क से पूरी तरह से इंश्योर कर लें, मतलब इंश्योरेंस लें, इमरजेंसी फंड का पूरी तरह बंदोबस्त कर लें। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट का 3 स्टेप प्लान क्या है? स्वाति, मैं टोटली एग्री करता हूं जो आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से और इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने से पहले जो पहला स्टेप होना चाहिए वो रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा स्टेप है, उसकी पूरी इंपॉर्टेंस जानते हुए कई बार इन्वेस्टर्स थोड़ा उसको इग्नोर करते हैं। पहला स्टेप होना चाहिए वो रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा स्टेप है, उसकी पूरी इंपॉर्टेंस जानते हुए कई बार इन्वेस्टर्स थोड़ा उसको इग्नोर करते हैं। तो समझते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो बेसिकली ये एक तरीके से प्लानिंग है, जिनको हम बोलते हैं ना व्हाट इफ सिनेरियोस, मतलब अगर ऐसा हो जाए, और ऐसे सिनेरियो जो हम कभी नहीं चाहते कि वो किसी के साथ हो या हमारे साथ हो। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, अगर उनको कोई डिसेबिलिटी हो जाए या प्री मैच्योर उनकी अगर डेथ हो जाए, तो हम जानते हैं कि ये ऐसे इवेंट है कि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो फैमिली के फाइनेंसिस पे पड़ता है। हम सभी उम्मीद ऐसी करते हैं कि ऐसे कोई सिनेरियो कभी भी सामने ना आए या उसको फेस नहीं करना पड़े, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, और इनफैक्ट ऐसा होता है। तो इसके लिए आई थिंक वो प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा आपने कहा, वो 3 स्टेप जो है उसके 3 हिस्से हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, और तीसरा है एक इमरजेंसी फंड बनाना, जिससे अगर कोई आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बिना डिस्टर्ब किए उसको आप टैकल कर पाओ। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, ये सिनेरियो ऐसे हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट जो है फैमिली के फाइनेंसिस पे पड़ता है, उनके फाइनेंशियल फ्यूचर पे पड़ता है, और ये 3 उसके एस्पेक्ट्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, इनके ऊपर एज एन इन्वेस्टर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड का बंदोबस्त करने के बाद आप वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हम सबको मालूम है काफी इंपॉर्टेंट है। जीवन बीमा तो हर किसी के पास होता ही होता है, लेकिन उसमें भी कितना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए ये समझना बेहद जरूरी है। तो हाउ मच इज टू मच? देखिए, यहाँ पे मैं कहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइफ इंश्योरेंस होना बिल्कुल जरूरी है और काफी लोगों के पास होता भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को जरूरी नहीं समझते, और आई थिंक एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही कह सकते हैं कि अंडर पेनिट्रेटेड है। तो मुझे लगता है सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अब कितना होना जरूरी है। देखिए, इसके 2 तरीके हैं नापने के। एक तो ये कि आप थंब रूल फॉलो करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि जो आपकी ग्रॉस इनकम है, एनुअल इनकम जो है, उसका 10 या 15 गुना, 10 to 15 टाइम जो है वो आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस सम एश्योर्ड होना चाहिए। लेकिन सही तरीका है, क्योंकि थंब रूल है, ये आपकी पर्सनल सिचुएशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज को ध्यान में नहीं रखता है। तो सही तरीका ये है कि आप अपनी लाइबिलिटीज देखें, अपने गोल जो अचीव करना चाहते हैं, उनके जो टारगेट्स हैं, उनका जो टोटल है वो कितना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी गोल्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, अगर कुछ हो भी जाए अनफॉर्चुनेट इवेंट तो भी ये रहेंगी, तो उनको पूरा करने के लिए उतना सम एश्योर्ड होना चाहिए कि ये सब में जो सर्वाइविंग मेंबर है उनको फाइनेंशियली कोई डिफिकल्टी ना आए। तो ये एक तो पहला स्टेप। दूसरा ये कि जहां ये जरूरी है कि सम एश्योर्ड एडिक्वेट हो, वहां ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सही प्रोडक्ट खरीदें। हमने देखा कि हमारे देश में ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनमें क्या होता है कि ना तो इन्वेस्टमेंट में आपको ऐसा रिटर्न मिलता है जो लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए, ना ही आपको एडिक्वेट सम एश्योर्ड मिलता है। तो जो टर्म प्लान्स हैं, जो प्योर रिस्क प्रोडक्ट है, वो लेना चाहिए। यहाँ पे फायदा क्या है, आपको कवर ज्यादा मिलता है और प्रीमियम जो है वो काफी कम है। या जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अपनी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड्स को अलग अलग कीजिए। डेफिनेटली आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो और सही प्रोडक्ट, आई थिंक ये 2 चीजों का ध्यान रखना। और हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आपने कहा जीवन बीमा का जो दायरा है वो कम है,
उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा तो और भी कम है। हालांकि लोगों की रुचि जरूर बढ़ी पिछले दो ढाई साल में, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी कितना होना जरूरी किसी के लिए? बिल्कुल सही है। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस में भी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। फिर से आपके पास रिस्क कवर कितना है, आपके पास कवर कितना है, और दूसरा आपने किस तरह का प्रोडक्ट लिया है। काफी बार आपने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है लेकिन बहुत कम 1 या 2 लाख का होता है। हम सभी जानते हैं कि आज की समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है, एक तो रिस्क काफी बढ़ जाता है हेल्थ को, दूसरी बात आप एक बार हॉस्पिटल में अगर कोई 3-4 दिन के लिए जाए तो लाखों रुपए का खर्चा होता है। और उससे अगर आपने इंश्योरेंस अगर नहीं लिया है तो अगले 1 साल का आपका जो है, आप मान के चलिए आपके जो फाइनेंसेस हैं वो पूरे एकदम से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि एडिक्वेट अगेन कवर हो आपके पास और सही प्रोडक्ट हो। सही प्रोडक्ट में क्या है, अगर आपकी मान लीजिए एक छोटी फैमिली है, यंग फैमिली है, तो आप जो फैमिली फ्लोटर प्लान जो होती हैं उनको लीजिए, वो सही रहेगी। लेकिन अगर फैमिली में एल्डरली लोग हैं तो उनके लिए आपको इंडिविजुअल प्लान्स लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक ये डिपेंड करके कि किस तरह का फैमिली है आपकी है, आप सही प्रोडक्ट को चुनिए। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कई बार आपको अगर मान लीजिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई है अपने एम्प्लॉयर से, तो आप कोशिश ही नहीं करते देखने की कि वो वाकई में एडिक्वेट है या नहीं, या फिर आपने जब जॉब छोड़ा पता चला कि जो नए एम्प्लॉयर है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ग्रुप इंश्योरेंस के साथ में आपकी खुद की भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। याद रखिए, जितना देरी से हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उतने आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उतना आपको डिफिकल्टी हो सकता है, उतना ही प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये 2-3 एस्पेक्ट है, ध्यान रखिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट के 2 स्टेप के बारे में हमने चर्चा की। एक है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। आप अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो सेट कर लीजिए, उसके बाद वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़िए। एक और स्टेप है इसका इमरजेंसी प्लानिंग का। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। दिल्ली से गणेश कुमार हमारे साथ है, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के शो में। गणेश, बताइए, आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ प्लानिंग कर चुके हैं, कुछ प्लानिंग आपकी करनी बाकी है, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? हाँ, ये अपने को जैसे आगे फ्यूचर के लिए सेविंग करने के लिए जैसे 4-5 फंड बताइए जिसमें अपन 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सके मंथली। ओके, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई किस गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं गणेश जी? ये बस फ्यूचर सेविंग के लिए, बाद में चाहिएगा तब, अभी चल रहा है ठीक। ओके, तो बेसिकली वेल्थ क्रिएशन करना है आपको, एक पूंजी इकट्ठा करनी है। आपने अपने पोर्टफोलियो बाकी जैसे इंश्योरेंस हो गया या कोई जरूरत के लिए कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी बाकी लक्ष्यों के लिए, उसकी तैयारी पूरी करके रखी है? हाँ हाँ, वो किया हुआ। ओके, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस भी है और इमरजेंसी फंड भी बना रखा है आपने? हाँ हाँ, वो सब किया। ओके, ये तो बहुत बेहतरीन बात है। और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप गणेश जी? 20,000। 20,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट अभी आपका मतलब कोई फंड चूज किए हैं आपने कि आप हमारे एक्सपर्ट से ही जानना चाहेंगे? नहीं, एक्सपर्ट से ही जानना चाहिए। ओके, तो हम इनफैक्ट हेमंत जी यही बात कर रहे थे कि आप वेल्थ क्रिएशन से पहले रिस्क मैनेजमेंट करें, और ऐसे ही हमारे कॉलर गणेश जी कह रहे हैं कि इन्होंने इंश्योरेंस की जरूरतों को पूरा किया है, इमरजेंसी फंड भी बनाया है, अब ये चाहते हैं कि एक पूंजी अपने लिए इकट्ठा करें, सेविंग करना चाहते हैं और उसके लिए 20,000 रुपए निवेश के विकल्प आपसे समझना चाहते हैं। इनफैक्ट एक और ये बात जानना चाह रहे थे जो उन्होंने मेल में लिखी थी, सेक्टोरल फंड, क्या भी सही है? आई थिंक बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ये देख के कि गणेश ने जैसा कहा कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दिया और जो तीनों जो स्टेप्स हमने कहा, तीनों एस्पेक्ट हैं, उसके ऊपर उन्होंने अच्छे तरीके से प्रोविजन किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट ये एक ऐसा एग्जांपल है जो सभी इन्वेस्टर्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब इनके इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, तो इन्होंने कहा कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनके पास करीब 15 से 20 साल का समय है। जब आपके पास इतना लंबा समय हो, आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, जो उन्होंने कहा उनका गोल है, और आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जो आपको पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न दे सके। जो मुझे लगता है कि उसमें सबसे सही ऑप्शन जो है वो इक्विटी है। इक्विटी एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और आप जब सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेजिंग का फायदा भी होता है। तो आई थिंक उनको SIP के द्वारा वेल डाइवर्सिफाइड
इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे उनका एक्सपोजर तीनों सेगमेंट में एक इस तरह का हो कि रिस्क और रिवॉर्ड में सही बैलेंस हो। तो 4 या 5 फंड मैं इनको रिकमेंड करता हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनका फोकस जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड और ऐसे फंड पे होना चाहिए इनका परफॉर्मेंस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कंसिस्टेंट है। तो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप मैं चाहूंगा, मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और लार्ज एंड मिड में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, और एक मल्टी कैप फंड में निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, और एक स्मॉल कैप में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड हैं, चाहे तो पांचों में ये 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही तरीके का जिस तरह का इनको पोर्टफोलियो बनना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने कहा कि तीनों सेगमेंट में जिस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए उनको इन फंड्स के द्वारा मिल जाएगा। सेक्टरल फंड मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका कारण यह है कि उसमें रिस्क प्रोफाइल अलग है, उसकी मॉनिटरिंग अलग है, और वो कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से हटाएगा, क्योंकि आप बार बार उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। ओके, तो गणेश जी, सेक्टोरल फंड में निवेश नहीं करने की सलाह आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। कुछ फंड भी सजेस्ट किए गए हैं आपको, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने विवेक से और अपने वेल्थ प्लानिंग के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को आगे बढ़ाइएगा। बुद्धदेव पांडा भुवनेश्वर से एक और कॉलर है, उनसे करते हैं बात। बुद्धदेव जी, बहुत स्वागत करते हैं, बताइए क्या जानते हैं हमसे। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। पूछिए, सवाल सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं पूछ रहा था, मेरा जो मैं तो मेल लिखा हूँ, मेरा तो एसआईपी चल रहा है अभी 20,000 पर महीना। मेरा 29 एज है, तो मैं क्या आगे ऐड कर सकता हूँ? मेरा एम है कि 5 करोड़ इन 15 साल में। ओके, अभी आप 29 साल के हैं, 15 साल। हाँ। क्या गोल आपकी लाइफ में आने वाला है 15 सालों में, जिसके लिए आपको 5 करोड़ चाहिए? कुछ नहीं, डायरेक्ट मेरे को कैश, लिक्विड कैश ही चाहिए मैम। 15 लाख, 5 करोड़ का। 5 करोड़ का 15 साल के बाद आपको वेल्थ क्रिएट करना है। ओके, प्योर एंड प्योर वेल्थ क्रिएशन। कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं या कोई और प्लानिंग बीच में नहीं करना चाहते? नहीं, वही तो 15 साल के बाद तो रिटायरमेंट है मैम। ओके, अर्ली रिटायरमेंट मुझे लग रहा है थोड़ी सी ना। हाँ हाँ, अर्ली रिटायरमेंट। ओके, ठीक है, चलिए। इनके फंड्स बहुत सारे हैं हेमंत जी, 9 फंड है इनके, और इन्होंने क्लियर कर दिया 15 साल के बाद इन्हें 5 करोड़ चाहिए। फिर शायद इनकी मर्जी है, ये जो उस पैसों को करना चाहे वो करें। बट एनीवे, हमारा काम है आपके जरिए उनको सजेशन देना कि ये क्या कर सकते हैं। बताइए सर, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? देखिए, अगेन यहाँ पे टाइम होराइजन के पास करीब 15 साल है, लंबा समय है। और आई थिंक उन्होंने जैसा कहा है कि 17 मंथ्स उनको हो चुके हैं अपनी एसआईपी को शुरुआत के, 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं। आई थिंक इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक जहां तक एसेट एलोकेशन का सवाल है वो बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि इनके पास फंड ज्यादा है, 9 फंड है, इनको थोड़ा कंसोलिडेट करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये भी कही कि वो चाहते हैं कि हर साल 3,000 रुपए से वो एसआईपी अपनी बढ़ाएंगे। तो जो स्टेप अप एसआईपी जो होती है वो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं आपको वो काफी मदद करता है कि एक बड़ा सा पोर्टफोलियो जो कॉर्पस जो है वो एक्यूमुलेट कर पाए। लेकिन इनका जो टारगेट है और इनका जो टाइम होराइजन को मैं अगर देखूं 12% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से, तो इनको अपनी एसआईपी को 25% से बढ़ाना होगा। यानी जैसे अगर इनकी एसआईपी अभी 20,000 है तो अगले साल उनको 5,000 से बढ़ाना होगा, फिर 25,000 पे 25% अगले साल बढ़ेगी, तब जाके वो अपने 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो या तो उनको अपना टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर उनको अगर ये 5 साल और दे दें अपने आप को, तो फिर मुझे लगता है काफी हद तक अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि 15 साल के बाद जब आप 5 साल देते हैं तो आपका पैसा जो है 12% से वो डबल होता है। तो ये चीज इनको ध्यान रखनी होगी। पोर्टफोलियो में फंड ज्यादा है, कंसोलिडेशन की डेफिनेटली जरूरत है। इनके पास 2 थीमेटिक फंड है, एक बिजनेस साइकिल फंड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। मुझे नहीं लगता वो उनके पोर्टफोलियो के लिए वो सुटेबल है। एक इनके पास एक आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है जो रिलेटिवली नया फंड है। उस कैटेगरी में काफी सारे फंड है जिनका वेल एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मैं चाहूंगा कि उन तीनों की बजाय एक फंड लें, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें वो 4,000 रुपए इन्वेस्ट करें, क्योंकि तीनों में 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो बाकी 2,000 बचते हैं वो एक एसबीआई ब्लू चिप है, उसमें 1,000 की एसआईपी बढ़ाए, और कोटक इमर्जिंग जो है इनका मिड कैप फंड जो है उसमें 1,000 की एसआईपी बढ़ाए। तो इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, सही मायने में जिस तरह का एलोकेशन होना हो वो चाहिए। और जैसा मैंने कहा, या तो वो अपने आप को 5 साल और दें, या फिर 25% से अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाएं।
अब जिससे पहले हम ब्रेक लें, मैं बहुत ही संक्षिप्त में हेमंत जी आपसे जानूंगी, तीसरा जो स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट का, इमरजेंसी फंड कितना बनाए और कहां पर रखे इस पैसे को? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। हमने देखा पेंडेमिक से पहले हमको लगता कि 3 या 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड है वो सही है, लेकिन पेंडेमिक ने हमको बताया कि थोड़ा लंबा समय नजरिया रखे चलिए, क्योंकि कब क्या सिचुएशन आए और बता नहीं सकते। तो कम से कम 6 महीने के आपके जो एक्सपेंसेस हैं, और जब मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आपकी EMI हो या स्कूल फीस हो या हेल्थ के एक्सपेंसेस हो, जो भी एक्सपेंसेस हो मिला के कम से कम 6 महीने के बराबर का आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये ऐसी जगह पे डालिए जहां पे लिक्विड हो, या तो आप बैंक डिपॉजिट में डाल सकते हो, या तो फिर आप जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या फिर लिक्विड फंड्स हैं उन तरह के ऑप्शन में डालिए, ताकि कैपिटल सेफ्टी भी रहे और लिक्विडिटी भी रहे। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड की जरूरतों को पूरा करने के बाद, रिस्क मैनेजमेंट के इस टेंशन से थोड़ा सा तसल्ली होने के बाद वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। बातचीत करने के लिए, शो में शामिल होने के लिए हेमंत जी बहुत धन्यवाद। तो यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद होगी आपके लिए आज म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। क्या है उसमें आज दिलचस्प, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं इस क्लास के साथ।